नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, ममता बनर्जी और ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। 3 तारीख को फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ममता और उनके अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और इधर झारखंड में ईडी के दफ्तर में राज्य की पुलिस पहुंच गई। अब देखिए, ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि ईडी के खिलाफ विपक्ष की सरकारें आक्रामक हो रही हैं। देश में इस मोर्चे पर एक संवैधानिक संकट की स्थिति दिख रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इन संस्थाओं को अपने रिमोट कंट्रोल से चला रही है। एजेंसियों पर भेदभाव के आरोप लगातार लग रहे हैं और अब ज्यादा गहरे हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि बढ़ते राजनीतिक टकराव ने क्या संवैधानिक संस्थाओं को संकट में डाल दिया है? क्या पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी नहीं है कि संस्थाओं में भरोसा बहाल रहे? क्योंकि यह तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं। क्या राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है? देखिए, सवाल और भी है। आज अपने पैनल के सामने ताल ठोक कर ये सवाल हम उठाएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले, ये डिबेट शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के दावे को निरस्त कर दिया है। संवैधानिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित है। नोटिस किया है ईडी का, जो रिट पिटीशन फाइल किया और दो लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है। वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम। देखने में बुरा लगता है कि ईडी और बंगाल के पुलिस दोनों के बीच टकराव हो रहे हैं। ये संघीय ढांचा के लिए ये कभी मुनासिब नहीं हो सकता। जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पे रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। बंगाल बनाना चाहते हो क्या झारखंड को? बनने नहीं देंगे। पुलिस गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। अब इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरफ वो कर रहे हैं, बात को फैला रहे हैं, मानो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस घुस गई। चलिए, मैं पैनल से इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज हमारे साथ जो गणमान्य मेहमान हैं उनका एक परिचय और उसके बाद सीधे चर्चा। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस से प्रवक्ता स्वयं पुरोहित कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। राजनीतिक विश्लेषक नवीन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। हमारे साथ प्रीतम कर्माकर कांग्रेस के प्रवक्ता आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। नेहोरा यादव जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा इस डिबेट में मौजूद रहेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आरपी सिंह साहब आप ही से पूछ लेता हूं कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां सर स्वतंत्र हैं, जैसा कि हम मानते हैं, जानते हैं, तो उसके बावजूद भी जो हर बड़ा मामला है वो ऐसे राज्यों से क्यों आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार नहीं है? अब तक यही क्रम देखा गया है, यही ट्रेंड देखा गया है। इसी वजह से हमने इस रिपोर्ट में भी सुना कि लोगों ने कहा कि देखिए साहब, वहां झारखंड में ईडी के दफ्तर में राज्य की पुलिस घुस गई तो पेट में दर्द बीजेपी के होने लगा। आरपी सिंह साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, आरपी सिंह साहब ही नहीं मिल रहे हमें, मेरी आवाज तो बाद में उन्हें मिलेगी। कोई तकनीकी खामी आई है जिसकी वजह से उनकी स्क्रीन ब्लैक हुई है। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक नवीन कुमार हमारे साथ है। नवीन, ये एक बहुत बड़ी चर्चा का मुद्दा भी है क्योंकि वाकई में अब तक विपक्ष के आरोप यही लगते रहे हैं कि जहां एनडीए की सरकार नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आप देखिएगा केंद्रीय एजेंसियों पर वहीं से हमला होता है और वहीं केंद्रीय एजेंसियों का भी हमला होता है। कारण क्या है अनुराग जी? पॉलिटिकल पार्टियां जो अपोजिशन में हैं, जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में है और राज्य सरकारों में है, उनमें खुली छूट पड़ी हुई है भ्रष्टाचार की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद उन्हीं के लोग कह रहे हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के एक विधायक ने कहा था कि
500 करोड़ रुपए दीजिए और मुख्यमंत्री जो देगा वो बन जाएगा। और ये स्थान चाहे पंजाब हो, चाहे स्थिति ये कर्नाटका की हो या फिर झारखंड में हो, ममता बनर्जी के राज्य में तो हम सब देख ही रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ बड़ी विकट है, वो ये है कि अराजकता की राजनीति की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल ने जब से ये नया तरीका अपनाया है, नया तरीका दिया, उसको तमाम विपक्ष ने अपना लिया। आप देख लीजिए कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, कभी सरकार का विरोध, सुप्रीम कोर्ट का विरोध, नहीं हिट एंड रन का नहीं, उनको तो आप देख लेना, वो अराजकता की राजनीति। चाहे 26 जनवरी की परेड को रोकने के लिए मुख्यमंत्री धरने पे बैठ गए हों या एलजी हाउस के दफ्तर में जाकर के सारे मंत्री बैठ गए हों, इसी प्रकार से वही नीति अपनाई जा रही है। सीबीआई केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तर में रेड डालने की बात करते हो। कुछ दिन पहले आप ही के यहाँ पर चैनल में डिबेट पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ईडी के अफसरों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए राज्य सरकार को। यानी कि ये किस प्रकार की राजनीति शुरू हुई है, और यही राहुल गांधी करते हैं। पूरे विश्व में जाकर के भारत को बदनाम करते हैं और सबका विरोध करते हैं। सेंट्रल एजेंसियों का विरोध करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का विरोध करते हैं, सरकार अगर कोई चुनाव जीत करके आ जाए तो उसका विरोध करते हैं। वो लगातार विरोध करते करते देश का और देश की जनता का लगातार विरोध करने का काम कर रहे हैं। अब क्या है कि आपने ईडी के दफ्तर में रेड मारी और झारखंड में जो ये प्रीतम आपकी बात पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मैं आता हूं प्रीतम, आपके पास आता हूं। ये घटना इतनी भयावह है, आप सेंट्रल एजेंसी को काम करने से रोकना और इसका सीधा का सीधा बेनिफिट उन लोगों को पहुंचने वाला है जो इस देश के दुश्मन है। ईडी क्या कर रही है, एनआईए क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने वालों को गिरफ्तार कर रही है, उन पर कार्रवाई कर रही है। आप कहते हैं आपकी विपक्षी दलों की जहाँ सरकार नहीं, सवाल नवीन जी ये भी है कि ये ईडी और सीबीआई केवल उन्हीं राज्यों में भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार क्यों कर रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? सवाल तो सबसे बड़ा ये है ना विपक्ष की तरफ। दिल्ली में पिछले 1 महीने में 16 रेड हुई। आप कहते हैं पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पॉलिटिकल आदमी का हमने हमारी पार्टी जैसी संगति वैसी रंगति। यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसकी गर्दन सबको मालूम है कितना बड़ा चेक है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है नवीन, उनको भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। ठीक है नवीन, ठीक है, मैं आता हूँ, मैं लौटता हूँ आपके पास, मैं लौटता हूँ। अब आपने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया तो मुझे अनुराग ढांडा के पास जाना पड़ेगा। भाई अनुराग ढांडा जी, नवीन कुमार ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स करते हुए आम आदमी पार्टी ने कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन राजनीति में अराजकता की एक परंपरा दे दी है जो अब सभी राज्य फॉलो कर रहे हैं, खासकर वो जहां पर गैर एनडीए सरकार है। एनआरकी की राजनीति, ये जो राजनीति पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, झारखंड में देखने को मिल रही है, जो हमें तमाम ऐसी जगहों पर देखने को मिल रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, ये आपकी देन है। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अभी बोल रहे थे, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, करना चाहिए, वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी नहीं बोले। अच्छा, नहीं, मुझे उनकी भाषा से लगा कि क्योंकि वो बाकी सब विरोधी दलों को अटैक कर रहे थे तो मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उनको फिर ये भी देखना चाहिए कि हमने तो स्कूल अस्पताल की पॉलिटिक्स भी की, उससे सीख लेती भारतीय जनता पार्टी, उससे तो कुछ नहीं सीख रहे हैं। दूसरा, ये जब ये कहते हैं कि एजेंसियों का काम रोक के विरोधी दूसरे देशों की मदद कर दी, देश के दुश्मनों की मदद कर दी, तो इनको ये बताना चाहिए कि जब आईएसआई को जांच के लिए बुलाया था, देश के अंदर आतंकी हमले की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो किसकी मदद की थी? पाकिस्तान की मदद की थी या आईएसआई की मदद की थी? जब आईएसआई के एजेंट को अपना आईटी सेल का पदाधिकारी बनाती है बीजेपी, किसकी मदद करती है? और जब पूरे देश में हिंदू मुस्लिम फैलाते फिरते हैं तो किसकी मदद करते हैं? तब तो इन विशेषज्ञ की जुबान नहीं खुलती, तब तो ये उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब ये कि इनको एक स्पेसिफिक केस दिया गया है जिसमें इनको उसको डिफेंड करना है। आज हाईकोर्ट के अंदर जो वहां पर कोलकाता के अंदर हाईकोर्ट के अंदर जब सुनवाई हो रही थी तो उसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे ना अनुराग जी, उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि ईडी ने वहां से कुछ भी जब्त नहीं किया। ये जो पूरी रेड हुई, जो ये पूरा ड्रामा जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है इतने दिन, हाईकोर्ट में क्या हुआ उसके बाद तो बहुत कुछ बदल गया। फिर तो अब सुप्रीम कोर्ट का कथन भी आ गया इस विषय में। मैं वो भी सुन रहा हूं, वो लेटेस्ट है, वो भी पढ़ लीजिए। लीगली जो कुछ चल रहा है अनुराग जी, लीगली जो कुछ चल रहा है वो चलना चाहिए, कानून का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा।
मैं कह रहा हूं कानून का अंतिम निर्णय ही मान्य होगा। कोर्ट में जो चल रहा है वो चलना चाहिए। मैं तो उस ऑर्डर का जिक्र कर रहा हूं जिसमें ईडी ने ये कहा है हलफनामे में, हमने कुछ भी जब्त ही नहीं किया। अरे भाई, जब जब्त नहीं किया तो वांडे लेने गए थे क्या? वहां क्या करने के लिए गए थे? इसका मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड करने के लिए गए थे। ये कह रहे हैं कि सारे के सारे चोर, सारे भ्रष्टाचारी। भाई सबूत ले जाने का आरोप तो टीएमसी पर है ना। जब सबूत वहां थे ही नहीं, जब सबूत वहां छोड़े नहीं गए तो फिर ईडी को क्या मिलता वहां पर? अनुराग ढांडा, आप एक भी ऐसा केस बता दीजिए। अनुराग मुस्कान जी, आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप जानकारी होती है आपको सब चीजों की। एक ऐसा केस बता दीजिए जहां विरोधी दलों के यहां रेड हुई हो और कुछ मिला हो। मनीष सिसोदिया के यहां गए, झुंझुना मिला। अरविंद केजरीवाल जी के यहां गए, 2-4 मफलर मिल गए होंगे। ममता बनर्जी के वहां पे रेड करते हैं उनके पॉलिटिकल ऑफिस में, वहां कहते हैं कुछ मिला नहीं, सारा कुछ ममता जी उठा ले गई। अरे कमाल की बात है। जहां चोर उचक्कों के यहाँ रेड होती है, बीजेपी के किसी नेता के यहाँ आप रेड करवा लो, अगर नोटों की इतनी गड्डियां ना निकले तो मुझे बता भाई सबूत वापस करने का आदेश दिया, सबूत लौटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा चलिए, मेरे पास मैं लौटूंगा आपके पास। टीएमसी के स्वयं पुरोहित हमारे साथ आ गए हैं। स्वयं पुरोहित जी, किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों को और उनके नुमाइंदों को ममता बनर्जी की सरकार में बंधक बनाया जाता है, धमकाया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है? ये इतिहास है, ये पुरानी कहानियां हैं। अब नई कहानी तो ये है कि हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना देंगे आप, वहां पर ऐसे अनवांटेड लोग आ जाएंगे जो मतलब जज के लिए मुसीबत पैदा कर देंगे, जज फैसला नहीं सुना पाएगा। ये किस तरीके की अराजकता है वहां पर? नहीं, अराजकता कौन फैला रहा, आपको ये भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हमारा एकदम स्पष्ट रुख है कि तृणमूल कांग्रेस कानून के शासन में दृढ़ विश्वास रखती है और संवैधानिक संस्थानों के साथ छेड़छाड़ में हम विश्वास नहीं रखते हैं। मगर जब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की और संविधान की, और संवैधानिक रूप से चुनी हुई एक सरकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की है, जिसको लोकतंत्र में जनता ने चुन करके स्थापित किया है, और 3 बार की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, और कैसी टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं जब ईडी। अरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, ईडी की बात कीजिए। ईडी कुछ भी असंवैधानिक कर रही है, कुछ भी गैर कानूनी कर रही है क्या? एकदम कर रही है। ईडी का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। ईडी का जो इतिहास रहा है कि पिछले जो 2014 के बाद में जब से इनकी सरकार आई है, सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई और ईडी को तोता कहा था। और ये जो पीएमएलए के जो ये आरोप है, इसके ऊपर में जब तोता कहा गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा गया था। ये जो एक्ट है इसके ऊपर में देखिए, आपको मिलना कुछ नहीं है। आप ये चीज समझिए कि 2020 का किसी मामले की जांच आपको करनी है। आईपैक क्या है, स्ट्रेटेजिक बनाती है, वो कोयला खरीदा बेची का काम नहीं करती है। अगर उनके किसी डायरेक्टर के आप रेड करते हैं, आईपैक के ऊपर रेड करते हैं, उनके 3 डायरेक्टर हैं, उनकी और भी जगह ऑफिसेस है पूरे देश के अंदर में, वहां नहीं हुई, मगर आप प्रतीक जैन के रेड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको डाटा चाहिए। हमारी लिस्ट BLA 2 की लिस्ट, जो हमारे बूथ लेवल एजेंट है, पूरे 294 सीट के हर बूथ पर 80,000 से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट की हमारी लिस्ट उनके पास थी, आईपैक के पास थी। हमारी स्ट्रेटेजी थी चुनाव में हमारा। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं जी साफ पूछा है कि चुनाव आईपैक कराता है या चुनाव आयोग कराता है। देखिए, यही तो बात है ना कि देश के अंदर में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है, एक अंगुली आपकी तरफ से मीडिया हो गई, एक तरफ से इंस्टीट्यूशंस हो गए, सीबीआई। एक तीर से 2 निशाने साध लीजिए आप। एक तीर मीडिया पे चला दीजिए और एक सरकार पर चला दीजिए, पर ऐसे बचेंगे थोड़ा ही। नहीं, देखिए, जब जनता के चुने हुए लोग हैं, अगर जनता के लिए अगर आवाज उठानी होगी तो अंतिम सांस तक ममता बनर्जी आवाज उठाएगी, अंतिम सांस तक। आप ये मत भूलिए, 34 साल के कुशासन के वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका है, माओवादियों को खत्म किया है। जिस वामपंथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया था राष्ट्रीय मोर्चा और वाम मोर्चा की सरकार बनाने के लिए, और आज वामपंथियों को गाली देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? इसका तो राजनीतिकरण हो रहा है। जब चुनाव के समय आप ईडी भेजेंगे 2020 के मामले को, आप 2026 के अंदर में एक तरफ एसआईआर का दबाव बनाया जा रहा है, 78 से ज्यादा बीएलओ मर गए हैं, लोगों को सुनवाई की जा रही है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। तो ये जो मुद्दा है, ये राजनीतिक। ठीक है स्वयं जी, मैं आता हूं। राजकुमार भाटी भी हमारे साथ हैं, थोड़ी चाय पी लें फिर मैं उनके पास जाता हूं। निहोरा यादव जी, सवाल ये कि अभी आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, वो दिख तो गए थे लेकिन कोई तकनीकी खामी आ गई तो आए नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल पूछे गए उनके जवाब मैं उनसे लूंगा। लेकिन निहोरा यादव जी, आप सरकार के साथ हैं केंद्र में, सवाल ये उठता है कि टाइमिंग को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं कि जहां चुनाव होता है वहीं ईडी सीबीआई पहुंच जाते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि बाकायदा एनडीए
अपने रिमोट से कंट्रोल करती है सीबीआई को और ईडी को, ये आरोप, इसको कैसे नकारेंगे? इसको कैसे ऐसा कोई जवाब देंगे आपकी सरकार की तरफ से, आप भी सरकार में हैं, कि ये कोरा मिथक साबित हो, ये झूठ साबित हो? क्योंकि विपक्ष का ये आरोप कहीं ना कहीं सही है कि जहां चुनाव होते हैं वहीं ईडी सीबीआई की रेड होनी शुरू हो जाती है। नहीं अनुराग जी, मैं 2-3 बातों पर चर्चा करना चाहता हूं जी। चूंकि मैं टीएमसी और की बातों को सुन रहा था और आपके बातों को भी सुन रहा था। जो विश्लेषक हैं अनुराग जी, नहीं वो विश्लेषक नवीन जी, मैं उनके बातों से सहमत हूं। इसीलिए नवीन जी, इसीलिए कि देखिए ईडी एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है और इस संस्था कोई पार्टी या सरकार के कहने पर नहीं चलती है। अब सवाल उठता है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं। देश में जो लूट कर रखा है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों या कोई अधिकारी हों या जो बाहर देश के बाहर पैसे भेज रहे हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी के आदेश पर या किसी के शिकायत पर तो ईडी काम नहीं करती है इस देश में, बल्कि जो ये आप कह रहे हैं, अनुराग ढांडा, स्वयं पुरोहित, राजकुमार भाटी, प्रीतम, ये सब ऐसा नहीं मानते कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम करती है, सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करती है? नहीं मानते हैं। स्वाभाविक है ना। कांग्रेस भाटी जी अगर बोलते हैं तो अखिलेश यादव जी से पूछेंगे, स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के जो ईडी और सीबीआई किस काल में लगा था, यह भी जरा बता देंगे। उस समय भी ये चर्चा हुई थी कि कांग्रेस विपक्षियों पर ईडी और सीबीआई छोड़ता है। ये नई बात नहीं है देश में, लेकिन मैं इतना तो मानते हैं आपके ऐसा होता है? आप क्या वेरीफाई कर रहे हैं कि ऐसा होता है? कांग्रेस भी ऐसा करती थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ऐसा करती है। ये कहने से तो मुझे यही लग रहा है कि वो करते थे तो ये भी करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा नहीं अनुराग जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये छापे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार में ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो सिस्टम है देश का, सिस्टम के माध्यम से देश में भ्रष्टाचार पर रोक लगे, भ्रष्टाचार खत्म हो, हर सरकार काम करती रही है, चाहे कांग्रेस के भी केंद्र में सरकार रही हो। जब कांग्रेस भी ईडी और सीबीआई लगाता था तो उस पर भी आरोप लगते थे, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई तोता है सरकार का। तो यार सबसे बड़ा सवाल वो नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है जी आ रहा हूं, स्वयं जी आ रहा हूं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों के कार्यों में जो हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, अवरोध पैदा किए जा रहे हैं और सिस्टम को जो बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, सवाल ये है या क्या देश कोई संविधान से चल रहा है, किसी व्यक्ति और सरकार के कहने पर नहीं चलता। ठीक है, नेवारा जी मैं आऊंगा आपके पास, स्वयं आप काउंटर दीजिए, फिर राजकुमार भाटी जी का मैं रुख करता हूं। ठीक है, संविधान को अगर तहस नहस करने का काम करिएगा तो शायद देश के खिलाफ एक होगा, देश को बचाने का काम नहीं होगा। ठीक है। देखिए, नवीन जिंदल जो कोल घोटाले के मुख्य आरोपी के रूप में उनके ऊपर में चार्जशीट दाखिल होती है, 2022 में उनके ईडी की रेड होती है और 2024 में वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। ये ऐसे में कम से कम 15 नाम गिरा सकता हूं। करप्शन मुक्त भारत की बात करते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा दिया था। आप मुझे साधारण रूप से बता दीजिए कि आम आदमी, अरे आप नवीन जिंदल की बात करें, स्वयं जी यहाँ तो जेल में रहकर के लोग चुनाव लड़ लेते हैं। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, उनके तमाम मंत्रियों पर ईडी सीबीआई की रेड हुई, तो क्या आप वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, क्यों लड़ेंगे? अगर आप ईडी सीबीआई अगर आप हटा दीजिए ना, आप अगर उनको आप ऐसा कानून बना दीजिए, आप तो केंद्र में बैठे हैं,
आप तो सफाई करते आए थे। अब ये तो बहुत आगे की बात है। फिर तो टीएमसी के बहुत सारे लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, फिर तो बहुत सारे टीएमसी के लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 140 करोड़ लोग हैं देश के अंदर में, अच्छे लोगों को आने दीजिए ना, पढ़े लोगों को, निष्पक्ष लोगों को, स्वस्थ लोगों को, सत्य के प्रतीक को आने दीजिए, झूठे लोगों को हटाइए, जो पूंजीपतियों की दलाली करते हैं वैसे लोगों को हटा दीजिए, जो जंगल बेच रहे हैं, जो वन बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ऐसे लोगों को हटा दीजिए। जनता तो जानना ठीक है स्वयं जी, मैं आता हूं सभी के पास जाना। राजकुमार भाटी हमारे साथ है। राजकुमार भाटी, जो झारखंड में हुआ, ईडी के दफ्तर में राज्य की पुलिस घुस गई, आप क्या मानते हैं, कानून के तहत यह कार्रवाई की गई या फिर ये राजनीतिक पलटवार था? नहीं, निश्चित तौर पे जो ईडी का छापा था वो भी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था और जो पलटवार हुआ वो भी राजनीतिक प्रतिक्रिया थी। हाँ। सवाल तो यह है ना कि ईडी जैसी संस्था राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उसका दुरुपयोग किया क्यों जाता है? जब जो भी जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं ईडी पहुंच जाती है और सारे छापे विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही पड़ते हैं। हाँ। और जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता कि जिनके घर छापे पड़े थे उनका क्या हुआ, क्या उसमें जांच हुई, क्या उसमें राजकुमार भाटी भी बताया तो सही कि पिछले एक महीने में दिल्ली में 16 ईडी के छापे पड़ चुके हैं। सरकार बीजेपी की है। मैं बता देता हूं राज्यसभा में खुद वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया जब सवाल पूछा गया कि पिछले 10 साल में 2015 से 25 के बीच में 5,892 केस में से केवल 300 में चार्जशीट दाखिल हुई। 5,892 में से 300 में चार्जशीट दाखिल हुई। इनमें भी 15 लोग कुल दोषी ठहराए गए जिनमें से 8 को सजा हुई। अगर 5,892 छापे मार के आप 8 लोगों को सजा कर पाते हैं तो साफ जाहिर है कि ये परेशान करने के लिए छापे मारे जाते हैं। अच्छा। बदनाम करने के लिए छापे मारे जाते हैं, राजनीतिक उद्देश्य के लिए छापे मारे जाते हैं। अनुराग जी, आप 2 सवाल बीजेपी के लोगों से पूछ लें, बीजेपी के प्रवक्ता अगर आ गए हों, 2 सवाल पूछ लें खाली। कि एक तो मेरा सवाल यह है कि केवल विपक्ष के नेताओं पे ही छापे क्यों मारे जाते हैं? दूसरा, जो दोषी लोग जिनके ऊपर आरोप होते हैं भ्रष्टाचार के, बीजेपी खुद आरोप लगाती है, वो जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं उनकी फाइल बंद कैसे कर दी जाती है? ठीक है, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हो, चाहे पश्चिम बंगाल में। आपका सवाल आरपी सिंह सुन रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे। ठीक है आरपी सिंह साहब, ये 2 सवाल आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी की तरफ से, आप जवाब देना चाहेंगे? वैसे आप तकनीकी कारणों से गायब हो गए थे। मैंने ये भी पूछा था कि जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर स्वतंत्र हैं तो फिर ये सारे मामले ऐसी ही राज्यों से क्यों आते हैं जहां पर आपकी सरकारें नहीं है? यही भाटी जी का भी सवाल है। जी, मैं पहली बार मैं गायब नहीं हुआ था, आपके यहाँ पे तकनीकी कारण से मैं वही बैठा। मैंने यही कहा तकनीकी कारणों से आप गायब हो गए थे, मैंने यही कहा। हाँ, मेरे कारण से नहीं गायब हुआ। मैं मतलब कहीं ये बात ये सोचे कि भाटी साहब बोले मेरी बात का जवाब नहीं देने से गायब हो गए। भाटी साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, उनकी हर प्रश्न का उत्तर। भाटी साहब जी, मुलायम सिंह की कोई बात याद है आपको? नहीं याद है जो मुलायम सिंह ने कहा था सीबीआई को लेकर? या मैं याद दिलाऊं किस प्रकार से तब तो नहीं बोलते थे आपकी सीबीआई का दुरुपयोग होता है, बाजू मोड़ी जाती है सीबीआई द्वारा, बाजू बहुत शब्द था, सीबीआई द्वारा बाजू मोड़ी जाती है। परंतु छोड़िए, अभी थोड़े दिन पहले 4 साल पहले पार्थ चैटर्जी की रेड हुई थी, 57 करोड़ रुपए नकदी पकड़ी थी। 57 करोड़ रुपए, मशीन गर्म हो जाती थी बार बार उसको चेक करते करते। तब तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे, कोई उसमें कोई प्रूफ चाहिए कि 57 करोड़ रुपए नकदी पकड़ी गई थी? इसमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए। अभी सेंटिनल कुमार, अभी चुनाव नहीं थे, 3 साल पहले लगभग तमिलनाडु में तब रेड हुई थी, तब वो ज्यादा कैसे बेहोश हो गए, सब वो नौटंकी करने लगे, सब जो उनका मन में आया करा उन्होंने जो किया होगा। तो तब तो कोई इलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो पहली बात तो ईडी की कार्रवाई को इलेक्शन से नहीं जोड़ना चाहिए, और जो लोग इलेक्शन से जोड़ना चाहते हैं, मेरा हाथ जोड़कर उनके निवेदन है, वन नेशन वन इलेक्शन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, झंझट खत्म होगा। 5 साल तक ईडी अपने हिसाब से काम करेगी, एक बार इलेक्शन होगा उस समय कोई इशू नहीं होगा। क्या जी बोलिए, आपने बोली कि फिर मैं बोलूंगा। आपने बोला, आप स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं कि 1 इंडिया 1 इलेक्शन
जो इस देश के संविधान निर्माताओं ने जिसको बनाया, जो बना, स्वयं मैं आता हूं आपके पास। अब आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। आरपी सिंह साहब का अब जवाब सुन लीजिए। हाँ जी जी। इस देश में एक ही इलेक्शन होता था साहब, 67-68 तक एक ही इलेक्शन हुआ। उसके बाद जब सरकारें गिराई जानी शुरू करी, तब जब सरकारें सेंटर की ओर से गिराई जानी शुरू करी 356 के अंतर्गत, तब जाकर ये मामला हो। नहीं तो पहले एक ही चुनाव होता था पूरे देश के अंदर। तो इसको छोड़ दीजिए, परंतु जो मूल बात है भैया, ये मैंने पहली बार देखा कि मुख्यमंत्री ईडी के कारण, ईडी की रेड के दौरान जाएंगी। कहाँ जाएंगी? एक ऑफिस में दफ्तर जाएंगी, जो प्राइवेट ऑफिस है, वहाँ जाकर पश्चिम बंगाल की सरकार की फायदे उठाते। आपको जांच करने से तो ममता बनर्जी ने नहीं रोका। हमारे क्या आईपैक की ऑफिस पे है। अगर आईपैक की ऑफिस हमारे कार्यक्रम को देख रही है, हमारे चुनाव को देख रही है, तो वो आईपैक की ऑफिस के अंदर। ठीक है, स्वयं आप बोलेंगे तो आरपी सिंह साहब जूम पर है, उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। उन्हें एक बार सुन लीजिए। सरकार का दफ्तर है, आईपैक के दफ्तर है, 6:30 AM पर रेड होती है। दीदी गई है 11:30 बजे के बाद। और रात को 2 बजे हो, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सरकार जो कभी जो घर चलाई, और पश्चिम बंगाल की सरकार की फायदे। ठीक है, स्वयं दोबारा आपके पास नहीं आ पाऊंगा फिर मैं अरे नहीं, जब मैं स्वयं पुरोहित आरपी सिंह साहब को हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं आपके इंटरप्शन की वजह से। वो जूम पर हैं, उनकी आवाज इंटरप्ट हो रही है आपके बोलने से। टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, जरा उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपका सवाल आ चुका है। आरपी सिंह की बात खत्म कीजिए, मैं आगे बढ़ूं फिर। अनुराग जी, मोटी बात है, ईडी अपना काम कर रही थी, ममता बनर्जी एज ए मुख्यमंत्री जाती है पश्चिम बंगाल की सरकारी। आरोप यह है कि ईडी अपना काम नहीं कर रही है, आपका काम कर रही है। चुनाव है पश्चिम बंगाल में, चुनाव की मंशा से, राजनीतिक मंशा से आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोप तो यही है, आरोप यही है कि सीबीआई और ईडी अपना काम नहीं, आपका काम कर रहे हैं। स्वयं जी चुप, स्वयं जी आप ही का सवाल पूछ रहा हूं सर। अरे स्वयं पुरोहित आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, रुक जाइए, जवाब तो आने दीजिए। हाँ आरपी सिंह साहब। कोयले की दलाली ये खाएंगे और फिर एक समय पूछेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अनुराग जी एक मोटी बात बता दीजिए, आईपैक एक प्राइवेट एंटिटी है, उसके दफ्तर में पश्चिम बंगाल की सरकार की फाइलें क्या कर रही थी? आप सबने खबर किया, आप सबने टीवी चैनल पर दिखाया कि पश्चिम बंगाल की सरकार की सरकारी फाइलें उठा कर ममता बनर्जी इसे पूछिए, वो प्राइवेट ऑफिस में ममता बनर्जी फाइलें क्यों थी? सरकारी फाइलें क्या कर रही थी वहाँ पे? अगर वो आईपैक जो है वो भाजपा के साथ भी काम कर चुकी है, आपको नहीं पता है। 2020 का पश्चिम बंगाल की ऑफिशियल फाइलें, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की फाइलें किसको करना? सुन लीजिए, और प्रसाद की सारी बात किया करते थे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की सरकारी फाइलें, बंगाल सरकारी फाइलें, वहाँ पे क्या कर रही थी ममता? क्यों हॉस्पिटल बनाई? उसमें 6 लाख रुपए थे कोयले जलाने के, 6 लाख रुपए थे कोयले जलाने। आपकी टीएमसी की पार्टी के फायदे नहीं थे वो पश्चिम बंगाल। हास्यास्पद क्या होगा? आप कोल घोटाले की जांच तभी चिंता अभी बताएगा, क्या होता है कोर्ट बताएगा आपको, चिंता मत करिए। जिस प्रकार से आपने गुंडागर्दी करी, गुंडागर्दी करी, उसका जवाब आपको कोर्ट से मिलेगा। ठीक है, दोनों एक साथ बोलेंगे तो वैसे भी आवाज नहीं आएगी। स्वयं पुरोहित मेरा निवेदन नहीं मान रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं अनुराग जी, मुझे ये नहीं चलेगा, इन्होंने मेरे को टोका लगा था, परंतु इसका जवाब का उत्तर चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की सरकारी फाइलें इनके आईपैक के दफ्तर में क्या कर रही थी? अरे हमारे आईपैक के दफ्तर में, आईपैक पे हमारी आईटी टीम भी है वहां पर, और वहीं से सारा संचालन हो रहा था। ये तो खुले चोरी छुपे नहीं है। उस फाइलों में क्या था ऐसा बंगाल सरकार के? क्या लोग झूठ बोल रहे हैं, बंगाल सरकार के, इसका उत्तर देना पड़ेगा। वो टीएमसी की फाइलें नहीं थी, वो टीएमसी की फाइलें नहीं थी। जंगल जमीन बेच रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह साहब और स्वयं पुरोहित लौटता हूँ, प्रीतम कर्माकर का रुख करूंगा। ठीक है, पकड़ा गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ, आप दोनों ही के पास आता हूँ, मैं आता हूँ। अनुराग डांडा आपके पास भी आऊंगा। प्रीतम कर्माकर बहुत देर
देर से परेशान है, बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर नवीन जी ने आरोप लगाया था कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप है, ये सर्वाधिक कांग्रेस की सरकारों पर लगता रहा है और सबसे पहले उन्हीं पर लगता रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रीतम कर्माकर, आप क्या मानते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहे हैं? टाइमिंग चाहे जो हो, साफ सीधी बात है, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो क्लीन चिट मिल जाएगी, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? क्यों लगता है विपक्षी पार्टियों को कि चुनाव के वक्त अगर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होगी तो उन्हें नुकसान हो गया? क्या मन में कोई चोर है? जी नमस्कार सभी को। जी मैं आज फिर से शुरू करना चाहूंगा राहुल जी का वो वक्तव्य से, वक्तव्य को मेंशन करके। क्यों उन्होंने बोले थे नाउ वी आर फाइटिंग द स्टेट, अर्थात अभी राष्ट्र के विरुद्ध हमें क्यों लड़ना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी का यह चिराचरित स्वभाव रहा है कि बात को टोल मलोल के पेश करने का, तो उनका कहना यह था कि बीजेपी सारे इंस्टीट्यूशनों को कब्जा करके बैठे हुए हैं, पूरी कब्जा कर चुके हैं। और राहुल जी को यह आरोप लगाने का अधिकार है, लेकिन साबित भी तो करना होगा ना प्रीतम जी। आरोप हिट एंड रन तो नहीं चलेगा ना। आप साबित कैसे करेंगे इस चीज को? मैं आ रहा हूं उन पे। आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हाँ। करप्शन का चार्जेस बहुतों पे है, ठीक है, पर रेड वहीं पे होता है जहां आपने जैसे बोले कि जहां पे ऑपोजिशन में और इलेक्शन जो इनबाउंड स्टेट से वहां पे होता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा पश्चिम बंगाल पे रेड हुआ है, पर हमारे बगल वाले राज्य को भी इलेक्शन आ रहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा असम के जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर चार्जेस किसने लगाए थे? बंगाल और असम के बीच में मोदी जी ने वो ट्रेनें चालू करवा दिए, पर उन पे करप्शन का चार्जेस में उन पे कोई रेड कोई नहीं। आप बड़ी पत्रकार है आरपी सिंह जी, प्रीतम को बोल लेने दीजिए, फिर आता हूँ काउंटर के लिए आपके पास आता हूँ। आरपी सिंह जी, आता हूँ। गलत मैसेज जाता है, इतना शालीनता में आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। बड़े वकील आपके पास हैं जो आज गए थे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी कहीं पे दिखा नहीं। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, अजीत पवार, हालांकि बीजेपी का अभी का ये जो तथाकथित कोट अनकोट नया भारत है, उनमें से एक चीज देखा गया है कि फलाना पार्टी फलाना गुट। अजीत पवार जी अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो हालांकि उन्होंने अलायंस किए हैं एनसीपी और आपका उद्धव ठाकरे के शिवसेना के साथ, उन पे भी स्टेट मशीनरी चले गए हैं। मतलब मैं एक संयोजन करना चाहूंगा किस हद तक बीजेपी चले गए हैं। अजीत पवार जी के अगेंस्ट में चार्जेस और करप्शन के चार्जेस लगाने में कौन थे? बीजेपी थे। पर जब वो फ्रैक्चर में आके मैं अब आपका सवाल आरपी सिंह साहब से पूछ लेता हूं। आरपी सिंह साहब, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लंबी है, गिनाया गया, अजीत पवार से लेकर के हिमंत बिस्वा शर्मा तक के नाम आए। अब सवाल ये पूछा गया, भाटी साहब ने भी पूछा था और यही प्रीतम कर्माकर पूछ रहे हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर के सब बेदाग कैसे हो जाते हैं? भाटी साहब और ये जो प्रीतम जी कर्माकर जी बैठे हैं, इनसे निवेदन है, इनके पास बड़े अच्छे वकील हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं और अच्छे वकील हैं। कृपा कर उनको, हम जब विपक्ष में थे, हम कोर्ट जाते थे ना, 2G के खिलाफ कोर्ट में एक कोर्ट से ऑर्डर दिया, बाकी मामलों में हम कोर्ट जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, कोर्ट कैंप के हम कोर्ट गए, कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए। जाने कोर्ट में कोर्ट से ऑर्डर ले आए, कौन रोक रहे हैं इनको? परंतु नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ तथ्य नहीं है जांच के, कुछ तथ्य तो चाहिए ना, तथ्य पेश करें, आप जरूर करिए, परंतु जो मूल बात अभी भी जवाब देने की जरूरत है। आईपैक के दफ्तर में वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें क्या कर रही थी, वो आप सबने दिखाया, सब चैनल ने दिखाया कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें वहां से उठा कर लाई। तो वेस्ट बंगाल की सरकार की फाइलों में क्या था, क्या रास्ता, उसका उत्तर स्वयं पुरोहित कर रही थी। अरे आईपैक के दफ्तर में तृणमूल कांग्रेस की पार्टी स्ट्रेटेजी बनाती है आईपैक, ये तो सबको पता है। तृणमूल कांग्रेस नहीं थी, वो तृणमूल कांग्रेस की फाइलें नहीं थी, वो तृणमूल कांग्रेस की फाइलें नहीं थी, वो वेस्ट बंगाल सरकार को फाइलें थी, वो सबने सब चैलेंज देखा, वो गठे भवन कहा था, वो वेस्ट बंगाल सरकार की फाइलें थी, वो भाजपा के साथ क्या कर रही है मुझे बताइए। अगर तृणमूल कांग्रेस
ये उत्तर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो बंगाल की सरकारी फाइलें वो थी जिसमें भ्रष्टाचार के राज छुपे हुए थे। वो बंगाल की सरकार से इन्होंने भेजे वहां पर आईपैक के दफ्तर में छुपाए। आप संविधान को नहीं मानते हो, आप लोग संविधान को नहीं मानते हो, आपके नेता संविधान को नहीं मानते हैं। चुनी हुई सरकार को बताएगा, संविधान को कौन मानता है, कौन मानता। जिस प्रकार ममता बनर्जी ने वहां पर और उनके सदर छाया में प्रकार से गुंडा कर देते। ठीक है, नौकरशाही लोग हैं, उनके भरोसे देश को चलाना है। ठीक है, अनुराग ढांडा का रुख करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनुराग ढांडा ये संवैधानिक टकराव की श्रेणी में आता है सर। ये स्थिति जो है संवैधानिक टकराव की श्रेणी में आती है। संवैधानिक टकराव की श्रेणी, इसकी शुरुआत किसने की? अनुराग ढांडा। सरकार हमेशा से कहती आई है, चाहे सालों से आप देख लीजिए इतिहास, चाहे आपकी सरकार रही हो, वो कहती है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और अपना काम करती हैं। विपक्ष हमेशा हर सरकार में यही आरोप लगाता है, जहां आप विपक्ष में वो भी और जहां बीजेपी विपक्ष में वो भी, कि नहीं भाई ये सरकार के सत्ता पक्ष के रिमोट कंट्रोल से चलती है। ये संवैधानिक टकराव की स्थिति किसने पैदा की है सर, विपक्ष ने या सत्ता पक्ष ने? आपके टीवी चैनल के माध्यम से अभी अनुराग जी पूरे देश ने देखा कि आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर लीडर हैं। उन्होंने खुलेआम धमकी दी कि या तो वन नेशन वन इलेक्शन कबूल कर लो, नहीं तो हम इसी तरह रेड करेंगे। खुलेआम कह रहे हैं, क्यों कबूल कर लो वन नेशन वन इलेक्शन? अरे आप अभी तो बोले हो आप आरपी सिंह जी अभी। अरे ऐसे मत कीजिए आप। अरे आप बहुत सिंसियर आदमी आरपी सिंह जी, अपनी कही बात से मत पलटिए, कही बात से मत पलटिए। अभी ऑन रिकॉर्ड बोला आपने। नहीं ऐसे अच्छा दूसरा, चलिए अगली बात पे आते हैं। आरपी सिंह जी अगली बात पे। ठीक है, आरपी सिंह जी आपत्ति आपने जता दी, आपने ऐसा नहीं बोला है। अब आरपी सिंह जी ने कहा, आरपी सिंह जी ने कहा, आगे बढ़ते हैं। आरपी सिंह जी ने कहा कि कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। मेरे हाथ में इस वक्त एक कोर्ट ऑर्डर है अभी अनुराग जी। इस कोर्ट ऑर्डर में जालंधर कोर्ट ने यह कहा है कि कपिल मिश्रा ने जो वीडियो साझा किया था वो फर्जी था और उसके जरिए कपिल मिश्रा ने सीधे तौर पर, अगर वो वीडियो फर्जी था तो बेअदबी कपिल मिश्रा ने की। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस कोर्ट ऑर्डर को मानेगी नहीं। आज भी अभी देखो, अभी बोलेंगे, देखना अभी बोलेंगे। बताइए आरपी सिंह जी, बताइए कोर्ट से ऑर्डर मंगाओ। आप मेरा चैलेंज स्वीकार करो, कोर्ट से ऑर्डर मंगाओ कपिल मिश्रा। ये रहा, ये कोर्ट ऑर्डर रहा और मैं पढ़ के बता सकता हूँ, ये मानेंगे नहीं। अनुराग जी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर और ये मानेंगे नहीं। कोर्ट की कितनी इज्जत करते हैं, पोल खुल गई। कोर्ट ने लिखा है, अकॉर्डिंगली एज फोरेंसिक रिपोर्ट एस्टेब्लिशेस दैट वीडियो विद सबटाइटल इज डॉक्टर्ड। ठीक है, मानोगे नहीं आप कोर्ट को। जब आपकी मर्जी होती है कोर्ट को मानते हो, जब आपकी मर्जी होती है कोर्ट को नहीं मानते हो। पहले एक बात से पलट गया, दूसरे से पलट रहे हो। आपने पहले अपने बयान से पलट गए, आप कह रहे हो कोर्ट की मानो, कोर्ट की भी नहीं मान रहे हो, आप पलट गए हो फिर से। मैं कह रहा हूं आप फिर पलट गए हो कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे खिलाफ तीसरी बात। चलो अगली बात पे आते हैं, अगली बात पे आते हैं। आरपी सिंह जी अगली बात। ठीक है, समय कम है सर। अनुराग ढांडा एक एक करके लेते हैं। राजकुमार भाटी साहब का रुख करता हूं। ठीक है अनुराग ढांडा, आखिरी बात करिए, आखिरी बात 10 सेकंड में खत्म। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि ममता जी कोई फाइल ले गई, ममता जी कोई फाइल ले गई और उसके बाद अरे भाई वो सबूत लौटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। इन्होंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि सबूत वापस लौटाए जाए। तो कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। मैं अनुराग जी, ठीक है, मैं वही बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कोई आरोप लगाया कि फाइल ले गई ममता बनर्जी जी और उसके बाद एजेंसी ने लिख के दिया बाकी हमने कुछ जब्त नहीं किया। इसका मतलब वही लेने गए थे जो ममता बनर्जी की फाइल थी। इसका मतलब वहां कुछ और नहीं था ईडी के पास कुछ खोजने के लिए। फाइल वही चाहिए थी जो ममता बनर्जी के हाथ में थी, फाइल वही चाहिए थी। सरकारी फाइलें आईपैक के दफ्तर में क्या कर रही थी? सवाल ये है अनुराग ढांडा, हालांकि सवाल का जवाब 2 बार स्वयं पुरोहित दे चुके हैं। ठीक है, सरकारी फाइल कहां से आई? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में राजकुमार भाटी जी राज्य सरकारों पर आरोप लग रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, अब सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारों पर आरोप लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि यह हमारे संघीय ढांचे की विफलता है? नहीं, संघीय ढांचे की विफलता तो इसलिए नहीं है कि राज्य सरकार को भी तो कुछ पावर देता है संघीय ढांचा।
ऐसा थोड़ी है कि केंद्र सरकार जब चाहे किसी मुख्यमंत्री को उठाकर जेल भेज दे। दो निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेज चुकी है बीजेपी की सरकार। केंद्र की सरकार को भी तो ये सोचना चाहिए कि उसकी भी सीमा है, उसकी भी शक्तियां असीम नहीं हैं। एक सवाल आरपी सिंह जी ने शुरू में उठाया था अपने जब वक्तव्य शुरू किया कि नेताजी मुलायम सिंह यादव तो आरोप लगाते थे कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग करती है। तो भी अगर कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया था तो इससे आपको कैसे अधिकार मिल जाता है कि आप भी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करें? ये तो कुतर्क हुआ। दूसरा सवाल इन्होंने उठाया कि टीएमसी के कागज उनके यहाँ फाइल वहां क्यों रखी हुई थी आईपैक के ऑफिस में? जब आईपैक एजेंसी उनका सर्वे कर रही है, उनकी रणनीति बना रही है। कृपया देखो, मैं आरपी सिंह साहब शांत हो जाइए वरना ऑडियो इंटरप्ट हो रहा है दोनों का। मैं एक शब्द किसी के बीच में नहीं बोलूं। सिंह साहब, आप सबसे शालीन प्रवक्ताओं में हैं बीजेपी के, कृपया सुन लें। वो सरकार की फाइल नहीं थी, वो पार्टी की फाइल थी, चुनाव संबंधी फाइल थी। उसमें चुनाव बूथ प्रभारी प्रत्याशियों के जानकारी थी उस फाइल में। सवाल ये भी उठता है कि आईपीएक आरपी सिंह साहब सुन लीजिए। हाँ, अरे सुन लें सर, सुन तो लें सर। सर आपका नंबर तो आएगा, आपको तो ज्यादा समय मिला। आईपैक के ऑफिस में जिस घोटाले में छापा मारा गया है वो 2022 का घोटाला है। 22 के घोटाले में तभी याद क्यों आया जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और वो एजेंसी टीएमसी का चुनाव रणनीति बना रही है? ये साफ साफ दिखाई नहीं देता कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार के क्षेत्रीय पार्टियों को परेशान करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपना रही हैं। ये केवल हथकंडा है और कुछ नहीं है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए छापे नहीं मारे जा रहे हैं, ये चुनाव जीतने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है। और अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो जवाब वही होगा जो ममता बनर्जी ने दिया है। ममता बनर्जी ने शानदार जवाब दिया है आपको, जिसकी आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। ठीक है, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए राजपाल भाटी जी, आप तो बड़े पुराने लोगों में से हैं। अराजकता कहाँ की छूट है? ये कहाँ का सिस्टम है कि आप अराजकता करें और जाकर दादागिरी कर और पश्चिम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको आज वीडियो भेजूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल सरकारी फाइलें वहां से उठाकर आई। वो जो हरा सा फोल्डर अभी दिखा वो भी पश्चिम बंगाल की सरकारी फाइल है। टीएमसी की होती तो समझ में आती क्योंकि उनका मामला है, परंतु वो जो उठाकर वो क्यों उठाकर आई, समझाने की बात है। इसका जवाब नहीं दे रहे आप। ठीक है, ठीक है, नवीन जी का रुख करता हूं। नवीन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी, सवाल यह है कि देखिए, भले सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है राज्य सरकार पर, ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर, लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी उनके बचाव में है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो क्या अगर पुलिस कानूनी तौर पर सही काम कर रही थी तो इसमें केंद्र को आपत्ति कैसी है? केंद्र का क्या राज्यों पर से भरोसा खो चुका है, खासकर उन राज्यों पर से जहां उसकी सरकार नहीं है? अनुराग भाई, दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। अनुराग ढांडा जी ने, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के घर से कुछ मफरा मिले फिर भी अरेस्ट कर लिया। हाँ। 18 महीने जेल में रहे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। सर्वोच्च न्यायालय तक जमानत देने तक इनकी जमानत नहीं मिली। लास्ट में कोर्ट ने ये और उसके बाद ये कहते हैं कि अदालत ने भी मैंने अनुराग ढांडा को उस समय मुद्दे से अलग था तो मैंने बताया नहीं, सोने चांदी के टॉयलेट भी मिले, मफलरों के अलावा बहुत कुछ मिला है, न्यायालय ने मफलरों के अलावा बहुत कुछ मिला। वो मैंने अदालत के फैसले डिरेल हो जाते हैं। आज मैं कुछ आप मेरी बात सुनो, आप बताइए अनुराग जी क्या मिला? ढांडा जी आप बताइए मुझे। अरे नहीं मिला तो वो जेल में क्यों रहते दिन? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय ने भी जमानत देने में 18 महीने क्यों लगा दिए? और अभी सशर्त जमानत पे है। केस में क्या कहा? अभी सशर्त जमानत पर है, छूटे नहीं है। ईडी और सुनो दूसरी बात, हथियार के रूप में काम कर रही है। आपके लोग खालिस्तानी आतंकवादियों के घर में रहने वाले लोग, आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग, उस केस के अंदर देश के हर फैसले का विरोध करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तर्क दीजिए आरपी सिंह जी से तो हो नहीं पा रहा है, तो आप समर्थन कीजिए उनका। हो गया आरपी सिंह जी से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, मेरा समय खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी अब ये लड़ाई केंद्र की या राज्यों की नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि देश की संस्थाएं राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगी या राजनीति देश की इन स्वतंत्र संस्थाओं को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ये जो लड़ाई है,
ये सरकारों की लड़ाई नहीं है, ये देश की संघीय व्यवस्था की और संघीय भविष्य की लड़ाई है, जिस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने और समझने की जरूरत है। इतना ही कहूंगा और इसी अपील के साथ आज तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।